नमस्कार, मैं हूँ भावना और आज हम सुन रहे हैं महात्मा गांधी जी की आत्मकथा पाठ 16 सेवा का श्री गणेश। हमने पिछले आत्मकथा में देखा कि महात्मा गांधी किस प्रकार बैरिस्टर हुए, दक्षिण अफ्रीका में जाने पर उनके साथ क्या क्या हुआ और किस प्रकार की परिस्थितियों का उनको सामना करना पड़ा। आज हम दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी किस प्रकार सेवा कार्य में रत हो गए, हम प्रस्तुत आत्मकथा में सुनेंगे। 1893 में दक्षिण अफ्रीका निवासी हिंदुस्तानियों की स्थिति का पूरा ज्ञान मुझे हो गया, लेकिन प्रिटोरिया में हिंदुस्तानियों से इस बारे में कभी कोई बात कर लेने के अलावा मैंने कोई प्रत्यक्ष कार्य अब तक नहीं किया था। मैंने देखा कि एक और मुकदमे की कार्रवाई और दूसरी ओर दक्षिण अफ्रीका के भारतवासियों के कष्टों को दूर करने का प्रयत्न, दोनों बातें एक साथ नहीं की जा सकती थी। मैं समझ गया था कि दोनों काम एक साथ करने के मायने दोनों को नुकसान पहुंचाना होगा। यह 1894 की बात है। जिस मुकदमे के लिए मैं दक्षिण अफ्रीका आया वह अच्छी तरह तय हो गया, अतः मैं डरबन लौट आया और वहां से हिंदुस्तान जाने की तैयारी करने लगा। जब मुझे दादा अब्दुल्ला के यहाँ से विदाई दी जा रही थी, उसी समय किसी ने नेटाल मरकरी अखबार की एक प्रति मुझे लाकर दी। उसमें नेटाल धारा सभा की कार्रवाई का संक्षिप्त रिपोर्ट थी, जिसमें कुछ सत्रह भारतीय मताधिकार के सिलसिले में भी थी। नेटाल सरकार एक ऐसा बिल पेश करना चाहती थी जिससे हिंदुस्तानियों के मताधिकार छीनते थे। यूँ ही उन्हें अधिकार बहुत कम थे, फिर जो कुछ थे उन्हें भी छीन लेने की शुरुआत थी। यह देखकर मैंने अपना हिंदुस्तान जाना स्थगित कर दिया। उसी रात को बैठकर मैंने धारा सभा में पेश करने के लिए एक दरख्वास्त तैयार की। सरकार से भी तार द्वारा प्रार्थना की कि वह धारा सभा की कार्रवाई शीघ्र शुरू करे। तुरंत सेठ अब्दुल्ला के सभापतित्व में एक कमेटी बनाई गई और उन्हीं के नाम से तार भेजा। इसका नतीजा यह हुआ कि 2 दिन के लिए बिल की कार्रवाई रोक दी गई। दक्षिण अफ्रीका की धारा सभा को हिंदुस्तानियों की तरफ से इस प्रकार अर्जी भेजने का यह पहले मौका था। इसका कुछ असर तो अवश्य हुआ, मगर बिल का पास होना उससे रुक न सका। ऐसे आंदोलन करने का दक्षिण अफ्रीका के प्रवासी भारतीयों का यह पहला ही अवसर था। इससे सारे समाज में उत्साह की एक लहर फैल गई। हर रोज़ सभाएं होती और लोग अधिक संख्या में आते। ज़रूरत से ज़्यादा पैसा भी इकट्ठा हो गया। कितने ही लोग स्वेच्छा से बिना किसी मेहनताने के काम करने को तैयार हो गए। वे लिखने का काम करते, घूम घूम कर लोगों से दस्तखत कराते और भी अन्य कई काम करते। ऐसे भी लोग थे जो खुद काम भी करते थे और पैसा भी देते थे। पुराने गिट मिटिया कुलियों की जो संतान वहाँ थी, उन्होंने बड़ी तत्परता से इस आंदोलन में योग किया। वे अंग्रेजी जानते थे और सुंदर अक्षर लिखते थे। दिन रात उन्होंने नकलें करने का और दूसरा काम बड़े उत्साह से किया। 1 महीने के अंदर लॉर्ड रिपन के नाम, जो उस समय उपनिवेश मंत्री थे, 10,000 दस्तखतों के साथ दरख्वास्त भेज दी गई। इस तरह मेरे सामने का तात्कालिक काम तो पूरा हो गया। तब मैंने फिर हिंदुस्तान जाने की इजाज़त चाही, लेकिन आंदोलन में हिंदुस्तानियों की इतनी ज़्यादा दिलचस्पी हो गई थी कि उन्होंने मुझसे न जाने का आग्रह किया। उन्होंने कहा, खुद आप ही ने तो हमें बताया है कि ये तो सरकार का पहला कदम है। इससे रोका न गया तो अंत में हमारा अस्तित्व ही नष्ट हो जाएगा। कौन जाने उपनिवेश मंत्री हमारे मेमोरियल का क्या उत्तर देंगे। हमारे उत्साह को तो आपने देख लिया है। हर काम करने और रुपया खर्च करने के लिए तैयार है, मगर बिना किसी राह बताने के सब किया कराया चौपट हो जाएगा। इसलिए हमारा तो यही ख्याल है कि इस समय आपका फ़र्ज यही है, आप यहाँ ठहरो। उनकी यह दलीलें मुझे जची और मुझे लगा कि हिंदुस्तानियों के हितों की रक्षा के लिए कोई एक स्थायी संगठन बना दिया जाए तो अच्छा होगा। इस कारण मैं फिर रुक गया और इस प्रकार मई 1894 के लगभग नेटाल इंडियन कांग्रेस का जन्म हुआ। ईश्वर ने मेरे दक्षिण अफ्रीका के जीवन की बुनियाद डाली तथा भारतीयों के आत्मसम्मान की लड़ाई का बीज बोया। यहाँ के काम का इतिहास जानने के लिए पाठकों को दक्षिण अफ्रीका का सत्याग्रह पढ़ने की सिफारिश करता हूँ। उससे पता चलेगा कि हमें किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। सरकारी अधिकारियों ने कैसे कैसे हमले कांग्रेस पर किए और वहाँ उनसे कैसे बाल बाल बचे। लेकिन एक बात का जिक्र यहाँ जरूर करना चाहता हूँ
कि वह यह कि अतिशयोक्ति करने की आदत से भारतीय समाज को बचाने की पूरी कोशिश की गई। उन्हें खुद अपने दोषों की तरफ भी ध्यान दिलाने का पूरा यत्न किया गया। यूरोपियन लोगों की दलीलों में जो बात अच्छी और उचित मालूम पड़ती थी उसकी कद्र की जाती थी। कई ऐसे मौके आते थे जिसमें यूरोपियन लोगों के साथ बराबरी के नाते और इज्जत के साथ सहयोग करने का मौका आता तो सच्चे दिल से ऐसा किया जाता। हमारे आंदोलन की पूरी खबरें अखबारों को भेजी जाती और जब कभी अखबारों में हिंदुस्तानियों पर हमला होता तो उन अखबारों को उनके जवाब भी भेज दिए जाते। इस प्रकार हमने देखा कि सेवा की शुरुआत महात्मा गांधी द्वारा हो चुकी थी। अब उनके जीवन में किस प्रकार तूफान आए वो अगले पार्ट में हम देखेंगे। नमस्कार।